हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामर विद मी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा हिंदी व्याकरण का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि क्या है, कारक। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आज हम पढ़ेंगे कारक। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कारक के बारे में थोड़ा सा मैंने शायद आपको पहले भी करा दिया होगा, मतलब जब हमने समास पढ़े थे ना, तो उसमें भी आया होगा कारक के बारे में। ठीक है, तो अब हम इनको आज डिटेल में पढ़ेंगे कि कारक होता क्या है। ओके, चलिए। तो कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ विशेष रूप से क्रिया के साथ ज्ञात होता है, उसको कारक कहते हैं। क्या है कारक? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध, मतलब किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से, वाक्य में जो दूसरे अन्य शब्द हैं उनसे संबंध पता चले जिन शब्दों से, उनको हम कारक कहते हैं। ओके, जैसे सविता ने मोहन को पुस्तक दी। अब मोहन को पुस्तक किसने दी? सविता ने। तो हमने यहां बीच में क्या शब्द लगाया संबंध के लिए? ने। ठीक है, अब मोहन को क्या, मोहन पुस्तक को दी, मतलब मोहन को पुस्तक दी, इसलिए को। अब देखिए, अगर मैं इनको हटा दूं, ने और को हम कहें सविता मोहन पुस्तक दी, तो क्या इससे कुछ समझ आ रहा है कि वाक्य में क्या कहा जा रहा है? हम कहें सविता मोहन पुस्तक दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और अगर हम कहें सविता ने मोहन को पुस्तक दी, तो इसमें संज्ञा का संबंध अन्य शब्दों से हम कर रहे हैं, जिन शब्दों के द्वारा, उनको हम कारक कहते हैं। ठीक है, अर्चना ने मोनिका को पीटा। तो अब मोनिका को किसने पीटा? अर्चना ने। तो ये संबंध कैसे पता चला? जब हमने ने यहां पर लगाया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? कारक। समझ आ गया कारक क्या है? चलिए अब देखते हैं कारक के भेद। हिंदी व्याकरण में कारक को 8 भेदों में माना गया है, जिनके साथ में उनकी विभक्तियां यहां दी है। कारक और उनकी विभक्तियां। देखिए, कारक सबसे पहले क्या आता है? कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। ओके, अब आप यहां पर सोच रहे होंगे कि विभक्ति क्या है। तो विभक्ति क्या होती है? क्या है कि कारकों के ज्ञान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय या चिन्ह लगाए जाते हैं, उनको हम विभक्तियां कहते हैं। मतलब कारकों के ज्ञान के लिए कि क्या शब्द हम लगाएं जिससे हम इनका संबंध पता चले, कोई चिन्ह हो या फिर शब्द हो, तो उनको हम विभक्तियां कहते हैं। ठीक है, तो कर्ता, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने। सेकंड आता है कर्म। कर्म की विभक्ति क्या है? को। करण की विभक्ति क्या है? से या द्वारा। संप्रदान की विभक्ति क्या है? को, के लिए, हेतु, निर्मित। अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, हो, अजी, ए, रे। ठीक, तो ये क्या है? कारक, और ये उनकी विभक्तियां, जो कि हमें याद करनी है, क्योंकि इन विभक्ति से, या अगर ये वाक्य में दी गई होंगी, तो उन्हीं से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो आपको याद करना है। देखिए, इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे। ठीक, चलिए अब इनको एक एक करके हम डिटेल में देखते हैं कि कर्ता कारक होता क्या है। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? किसी वाक्य में क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। मतलब किसी वाक्य में कोई काम किसके द्वारा किया जा रहा है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, कुछ उदाहरण जो है वो ऐसे होते हैं, मतलब कभी कभी जो ये कारक की विभक्ति दी हुई होती है ना, इनसे हम आइडिया लगाते हैं कि कौन सा कारक है। तो कुछ उदाहरणों में ये विभक्ति लुप्त होती है।
लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। ठीक है, उदाहरण देखिए, मोहन ने भोजन खाया। तो भोजन किसने खाया? मोहन ने। तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। विधि गाना गा रही है। अब गाना कौन गा रही है? विधि। अब देखिए, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इस वाक्य में तो ने विभक्ति दिख ही नहीं रही है, या फिर कोई भी विभक्ति नहीं दिख रही है, तो हम कैसे पता लगाएं कि यहाँ पर कौन सा कारक है? अब देखिए, ये इस वाक्य, अगर मैं कहूँ विधि गाना गा रही है, या फिर मैं कहूँ विधि ने गाना गाया, तो गाना किसने गाया या गाना कौन गा रही है? विधि। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि यहाँ पर ने विभक्ति लुप्त है? और अगर ने भी ना हो तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर, कि गाना कौन गा रहा है? विधि। विधि क्या है? कर्ता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्ता कारक। ठीक है, इसी तरह राम ने रावण को मारा। रावण को किसने मारा? राम ने। तो यहाँ पर विभक्ति क्या आ गई? ने। तो इसलिए कौन सा कारक? कर्ता कारक। ठीक है, समझ आया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कर्म कारक। सेकंड आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? किसी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। किस शब्द पर पड़ रहा है प्रभाव? उसको कर्म कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति क्या होगी? को। ममता ने अमीषा को पीटा। अमीषा, तो ममता ने किसको पीटा? अमीषा को। तो इसलिए को यहां पर क्या है? कर्म कारक। और यहीं पर अगर पूछने लगे कि क्या कर्ता कारक कहां पर होगा, तो अमीषा को किसने पीटा? ममता ने। तो इसलिए यहां पर हम ने जो होगी उसको कर्ता कहेंगे, और को जो विभक्ति दी है उसको कहेंगे कर्म कारक। ठीक है, समझ आया? तो क्या है? किसी वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसको कर्म कारक कहेंगे। तो किसको पीटा गया है? अमीषा को। ठीक। अमित पुस्तक पढ़ रहा है। अब अमित क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो पुस्तक पर प्रभाव, मतलब जो मेन फोकस है, जो मेन मुख्य बल है, वो किस पर दिया जा रहा है? पुस्तक पर। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? कर्म कारक। ठीक। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखना था, जैसे हम लिख सकते हैं, हमने एक पीछे भी देखा था कि राम ने रावण को मारा। ठीक। तो यहां पर भी को के लिए कौन सी विभक्ति होगी? कर्म कारक, और ने के लिए कर्ता कारक। ठीक, समझ आ गया? नेक्स्ट आता है करण कारक। करण कारक क्या है? कोई क्रिया जिस साधन से या जिसके द्वारा पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। मतलब अभी तक क्या था? कर्ता पर प्रभाव या कर्म पर प्रभाव। यहाँ पर क्या है कि कोई क्रिया जिस साधन, मतलब किसी वाक्य में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किस साधन के या किसके द्वारा किया जा रहा है उसको हम करण कारक कहेंगे। इसमें विभक्ति क्या है? से और द्वारा। देखिए उदाहरण, गणेश ने जयंत को डंडे से मारा। तो इसलिए यहाँ पर से किस साधन का प्रयोग किया मारने के लिए? डंडे का। तो इसलिए से क्या हो गया यहाँ पर? करण कारक। ठीक है। राधा लेखनी से लिखती है। राधा किससे लिखती है? लेखनी से। तो यहाँ साधन का प्रयोग कर रही है। तो जहां पर किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन का प्रयोग करेंगे तो वहां पर करण कारक होगा। अब यहाँ पर द्वारा भी हो सकता है, जैसे राधा लेखनी द्वारा लिखती है या लेखनी से लिखती है, तो ये दोनों ही विभक्ति किसकी है? करण कारक की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है? जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब किसी वाक्य में कोई काम किया जा रहा है तो वो किसके लिए किया जा रहा है उसको संप्रदान कारक कहेंगे। इसकी विभक्ति क्या है? को और के लिए। अनुराधा भाई के लिए मिष्ठान लाती है। तो क्या हो गया यहाँ पर विभक्ति? के लिए। तो मिष्ठान किसके लिए लाती है? भाई के लिए। तो के लिए विभक्ति क्या हो गई? संप्रदान कारक। स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो। तो के लिए। के लिए क्या विभक्ति अगर होगी तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो कोई काम किसके लिए किया जा रहा है, ठीक, तो वहां पर संप्रदान कारक। आगे आता है अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से
किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? से। अब देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ पर क्या है? संज्ञा के जिस रूप से, मतलब किसी वस्तु से अलग होने का भाव। अब आप कहेंगे कि मैम से जो है वो विभक्ति तो हमने करण कारक की भी पढ़ी है और यहाँ पर अपादान की भी है, तो अगर वाक्य में आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये कारक कौन सा है? तो देखिए, अगर करण कारक होगा तो से का अर्थ होगा सहायता। जैसे यहाँ पर था करण कारक में कि राधा लेखनी से लिखती है, तो लेखनी की वो सहायता ले रही है काम करने के लिए। और अपादान कारक अगर होगा तो से का अर्थ होगा अलग होना, अलग होने का भाव। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो पत्ता जो है वो वृक्ष से अलग हो गया, तो अलग होने का भाव होगा, तो होगा अपादान कारक। ठीक है। हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से, तो हिमालय से अलग हो रही है गंगा। ठीक, तो अलग होने का भाव अगर होगा तो होगा अपादान कारक। और सहायता के लिए, मतलब कोई काम हमने किस साधन के द्वारा किया है, किसकी सहायता से किया है, तब वहां पर होगा करण कारक। ठीक है, अंतर समझ में आ गया? ओके, चलिए आगे चलते हैं। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्या क्या, क्या समझ आया? कि जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध प्रकट हो, किसका? संज्ञा या सर्वनाम का। इसकी विभक्ति क्या है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सभी विभक्ति संबंध कारक की है। उदाहरण, मेरी घड़ी खो गई, तो घड़ी किसकी खो गई? मेरी, तो मेरी घड़ी, तो यहाँ पर क्या है? संबंध पता चल रहा था कि घड़ी किसकी है? मेरी है। ओके। इसी तरह मैंने अपनी पुस्तक लिखी, किसने? मैंने अपनी पुस्तक, तो दोनों में संबंध पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर संबंध कारक। इस विभक्ति से बने शब्द जो ये विभक्तियां दी हैं संबंध कारक की, इनसे क्या क्या शब्द आ सकते हैं वाक्य में जो आपको याद रखने हैं? मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, उनका, उनकी, उनके। तो इन शब्दों से आप क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है अधिकरण कारक। चलिए, अधिकरण कारक क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। किसका? क्रिया के आधार का। इसकी विभक्ति क्या है? में और पर। उदाहरण, मेज पर गिलास रखा है, गिलास कहाँ रखा है? मेज पर, तो पर आ गया, तो पर विभक्ति किसकी है? अधिकरण कारक की। ठीक है। मैं 10 मिनट में आ रहा हूं, कितने समय में? 10 मिनट में, तो में और पर विभक्ति किसकी हो गई? अधिकरण कारक। ठीक है, चलिए लास्ट आता है इसका संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने अथवा संकेत करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति क्या है? हे, हो, मतलब इसमें क्या है? ये, इसको क्या कहते हैं? जो ये दिया हुआ है यहाँ पर क्या कहते हैं? विस्मय विराम, या फिर इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसको अपोस्ट्रॉफी मार्क्स कहते हैं। सॉरी, अपोस्ट्रॉफी नहीं कहते, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, सॉरी। और हिंदी में अगर हम यहाँ पर इसको विस्मय चिन्ह कहते हैं। ठीक, तो ये जो चिन्ह यहाँ पर दिया है, अगर ये वाक्य में दिया होगा इन शब्दों के साथ, तो वहां पर होगा संबोधन कारक। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम पुकार रहे हैं किसको? भगवान को। और क्या यहाँ पर ये चिन्ह दिया हुआ है, तो कौन सा कारक है? संबोधन कारक। अरे रमेश तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर कौन सा कारक? संबोधन कारक। ठीक है, समझ आ गया? सबसे आसान है तो इस तरीके से आपने क्या देखा? हमने देखा कारक। तो देखिए सब कुछ क्या है। अगर आपको इसकी परिभाषा भी समझ में अगर नहीं आई है, मतलब याद ना रहे बाई चांस, तो ये जो विभक्ति है, ये विभक्ति आपको याद रखनी है। जहां भी वाक्य में ये विभक्ति होंगी तो कौन सा कारक होगा उसी के आधार पर आप बता सकते हैं। कर्ता कारक है तो क्या विभक्ति होगी? ने। कर्म कारक है तो क्या होगा? को। करण कारक है तो क्या होगा? से या द्वारा। संप्रदान कारक है तो क्या होगा? को के लिए। अपादान कारक है तो क्या होगा? से। अब इस से और इस से में क्या अंतर है? याद आया?
करण कारक में से का अर्थ है सहायता के लिए, साधन का प्रयोग हो रहा है। अपदान में से का अर्थ है अलग होने का भाव, ठीक है। संबंध कारक का, की, के। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे, ठीक। तो इस तरीके से इन विभक्ति को याद रखने से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है, ठीक है। समझ आया? देखिए इसको एक बार फिर से हम याद कर लेते हैं। देखिए इनको ऐसे याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद हमारा आता है संप्रदान, संप्रदान के लिए को, के लिए। अपदान से, संबंध, संबंध का, की, के, ठीक। और कौन सा बचा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, की, के। एक आ जाता है अधिकरण। अधिकरण जो कि क्या है? में, पर। और लास्ट आता है संबोधन जो कि क्या है? हे, अरे, ये सभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये तुरंत से याद करना है, इस तरीके से बार बार याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, ठीक। तो इस तरीके से आपको, और अब आपको पता भी चल गया है कि किसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, अगर विभक्ति कोई समान भी आ जाए, ठीक है। समझ आया? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कारक क्या है, ठीक है। अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, के। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।